पूरी दुनिया खाद्यान्न संकट की समस्या से जूझ रही है। इसी के साथ एक बहुत बड़ी समस्या सामने उभर के आई है, पोषक तत्वों की, खासकर न्यूट्रिशन की। पूरी दुनिया में ये संकट बड़ा खड़ा होता जा रहा है कि लोगों के पास पोषक तत्व खाने में नहीं है, जिसका परिणाम उनकी सेहत पर भी पड़ रहा है। ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट आज नेपाल में पेश करी गई। इसका बहुत बड़ा टॉपिक था हेल्दी डाइट्स एंड न्यूट्रिशन। इस रिपोर्ट को तैयार किया है पूर्णिमा मेनन ने और अविनाश किशोर जी ने। अविनाश किशोर जी इफ्री के रिसर्च फेलो हैं, सीनियर। अविनाश जी, मेरा सवाल आपसे है कि इस रिपोर्ट में क्या क्या मुख्य बातें थी जो रेखांकित करती हैं कि पूरी दुनिया में और समेत भारत में जो खाद्य संकट है और न्यूट्रिशन है वो कैसे बिगड़ रहा है और उसका सेहत पर और आम आदमी के जीने पर। जैसे आपने एक रिपोर्ट में मोटापे की बात भी करी है, मोटापा बढ़ रहा है, डायबिटीज़ बढ़ रही है, उसके बारे में कुछ बताएं। दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं जो ज़्यादा चिंताजनक है। एक है कि एक तरफ मोटापा बढ़ रहा है और उससे जुड़ी हुई जितनी बीमारियां हैं, तो ब्लड प्रेशर काफ़ी कॉमन होता जा रहा है, डायबिटीज़ लेवल जो है वयस्क लोगों में जिसमें मापा गया वो काफ़ी कॉमन है। तो एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ जो हमारी पुरानी समस्याएं थी जो कि कम कैलोरी लेने से थी या और दूसरी कारण से थी, जिसमें कि बच्चे बहुत छोटे रह रहे हैं या अंडरवेट रह रहे हैं, तो या अनीमिया, हमारे यहाँ लगभग हर प्रेग्नेंट औरत को अनीमिया होता है, वो समस्या में उतनी कमी नहीं आई है जितना वांछित थी, जितनी वांछित है। और साथ साथ तो दो बर्डन, जिसको डबल बर्डन कहते हैं, दोहरा बोझ पड़ रहा है हमारे लोगों पे और हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी, कि एक तरफ आपको माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, और दूसरी तरफ ये मोटापा और उससे जुड़ी हुई जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, डिजीज़ जो लाइफस्टाइल डिजीज़ जिसको कहते हैं, कि लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियाँ दोनों एक साथ बढ़ रही हैं। और भारत में और पूरे दक्षिण एशिया में जो हमारा चिकित्सा व्यवस्था या स्वास्थ्य व्यवस्था, हेल्थ सिस्टम है, वो इसके लिए तैयार नहीं है कि करोड़ों लोगों को ब्लड प्रेशर होने लग जाए, जिसमें उनको रोज़ दवा लेनी है, उससे जुड़ी हुई हार्ट की डिजीज़ हो जाए। तो ये ना जो हमारे परिवार हैं वो तैयार हैं, ना हमारे जो पूरी चिकित्सा व्यवस्था है जिसमें अस्पताल आते हैं, प्रिवेंटिव चेकअप की चीज़ें आती हैं और इलाज की चीज़ें आती हैं, वो है। इसका हमारे बजट पे असर पड़ेगा, इसका ऑलरेडी जो है हमारे जीवन के स्तर पे असर हो रहा है, और ये इससे काफ़ी प्रॉब्लम है। ये दोनों प्रॉब्लम का एक साथ होना, ये जो है ये परिवर्तन है, जो आज से 20 साल पहले ये चीज़ें उतनी नहीं थी और आज दोनों एक साथ हैं और उससे हमें जूझना पड़ रहा है। अविनाश जी, सरकार ने भी न्यूट्रिशन पर रिपोर्टें प्रस्तुत करी और ये बताया कि हमारे खाने में प्रोटीन, जिंक, मैग्नीशियम लगातार कम होता जा रहा है। आपकी जो रिपोर्ट है वो क्या रेखांकित करती है कि इसके कम होने की वजह क्या है? क्या इसकी वजह क्लाइमेट चेंज है? क्या इसकी वजह हमारे खाद्यान्न उगाने का तरीका है? क्या इसकी वजह से जो हम तमाम जो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, पोटाश से लेकर फास्फोरस, या इनकी अधिकता है पैदावार करने में, इसके पीछे का मेन लॉजिक क्या है? और ये कब से फिनोमेना आपने देखा कि खाने के न्यूट्रिशन में बदलाव आए? क्योंकि अभी जैसे सुनने में पाया कि 90 के बाद खासकर न्यूट्रिशन जो वैल्यूज़ थी वो फूड की कम हुई, वो हर, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे कोई भी खाना हो। क्या इसके लिए सोशल इकोनॉमिक फैक्टर भी जिम्मेदार है? क्योंकि आपने पूरे साउथ एशिया और दुनिया का एक पूरा परिदृश्य समझने की कोशिश करी है, तो इसके बारे में। एक चीज़ ये है कि ये जो समस्या है, जो दोहरा बोझ है हमारे स्वास्थ्य पे, इसका कोई एक कारण और एक समाधान नहीं हो सकता। कई चीज़ें एक साथ इकट्ठा हुई हैं तो ये समस्या हुई। तो पहली चीज़ है कि आज से 40 साल या 50 साल पहले हमारे पास हमारा एक फर्स्ट ऑर्डर प्रॉब्लम था, जो कि हमारे पास इनफ भोजन नहीं था। जितना कैलोरी चाहिए खाने के लिए उतना ज़रूरी भर नहीं था, हम आयातों पे निर्भर थे, इसका था। जब वो समस्या ख़त्म हो गई, अब हम भारत जो है सरप्लस राइस, गेहूँ और चावल दोनों में हम जो है अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, दुनिया के दूसरे देशों को भेज भी रहे हैं। तो जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो हमारा ध्यान गया दूसरी चीज़। पहला जो मनुष्य की, आदमी की आवश्यकता होती है और सरकारों की जिम्मेदारी थी कि लोगों को पेट भर खाना। उस समय कोई सोच भी नहीं रहा था कि माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो रही है या दूसरी चीज़ें हो रही हैं। एक बार जब वो समस्या हमने नियंत्रण कर लिया, उससे हम आगे आ गए। एग्रीकल्चर का रिसर्च, हमारे किसानों का योगदान, सरकारों का निवेश, इन सब की वजह से हम उससे ऊपर, तब ये दूसरे, इसको सेकंड जनरेशन प्रॉब्लम कह सकते हैं। ये जो दूसरी लेवल की समस्या है जिसमें हम ये सारा कुछ देखें। अब इसके 3-4 कारण मोटा मोटा हमने रिपोर्ट में इंगित किया है। एक है कि आप अगर हमारे कृषि को देखें, सिर्फ भारत में नहीं, बांग्लादेश में भी और श्रीलंका में भी और दूसरे राज्यों में, देशों में भी, तो हम गेहूँ चावल पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। गेहूँ चावल को ही हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदते हैं
उसको हम PDS जो हमारा राशन की दुकानों में भी वही बढ़ता है। तो अभी भी हमारा फोकस जो है गेहूं चावल को सस्ता इंश्योर करना, ये पक्का करना कि किसान भारी मात्रा में उत्पादन करे और जो उपभोक्ता है उसको सस्ते में मुहाल हो जाए, सस्ते में उनको मिल जाए। यही सबसे ज़्यादा जरूरत है। इसकी वजह से क्या हुआ है, ज़मीन तो उतनी ही है, ठीक है, तो जब आप गेहूं चावल ज़रूरत से ज़्यादा उगाएंगे, जहाँ के आप निर्यात भी कर रहे हैं, तो दूसरी चीज़ें उतना आप नहीं उगा पा रहे हैं, ठीक है। फलों को, सब्जियों को, दूध दही जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो सब, उन पे उस तरह का सपोर्ट नहीं है। उनके लिए जिस तरह का इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिस तरह का निवेश चाहिए, कि उसमें ना सिर्फ खाद डालने से नहीं चल जाता। अगर आपको अमरूद उगाने हैं, आपको अगर सेब उगाना है, तो उसके लिए ये भी जरूरी कि वो चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए। वो जल्दी जो है, अगर शिमला में उग रहा है या उस कश्मीर में उग रहा है, तो जो प्लेन्स हैं, चंडीगढ़ है या दिल्ली है या मुजफ्फरपुर है, कोई भी जगह है, लखनऊ है, वहाँ जल्दी पहुँचे और ऐसे पहुँचे कि ख़राब ना हो। तो उसके लिए जो है, अच्छा उसमें क्या है कि सरकार जो है FCI प्रोक्योर करे, उसकी खरीद करे और फिर उसको राशन की दुकानों से वितरित करे, वो भी चलने वाला नहीं। उसमें आपको बाज़ार पे निर्भर हो रहा है। तो आपका बाज़ार ठीक होना चाहिए, उसमें किसानों को उचित मूल्य मिलना चाहिए। अगर आप में से किसी का आम का बगीचा है, आप बेचते हैं तो पता नहीं सैकड़े और हज़ार के भाव बेचते हैं, यहाँ जब आप लखनऊ में, दिल्ली में ख़रीदते हैं तो दुगुना तिगुना कीमत पर मिलता है। तो दोनों तरफ किसान को कीमत नहीं मिल रही और उपभोक्ता के लिए महंगा हो रहा है। तो बाज़ार जिस तरह से काम करता है ना, उस पर काम करना होगा। आपके लॉजिस्टिक्स, जो फूड का चेन है, जिसमें स्टोर भंडारण है, उस पर काम करना होगा। आपके आयात निर्यात की नीतियों पे भी काम करना होगा, ठीक है। आप अचानक से निर्यात पे प्रतिबंध लगा देते हैं, किसान को सदमा होता है, घाटा होता है, तो अगले साल वो नहीं उगाता, ठीक है। गेहूँ चावल में इस तरह का नहीं है, आप एक कीमत, उसको आश्वासन है, हाँ, कि इतनी कीमत मिल जाएगी। तो इसमें कई चीज़ें हैं, प्रोडक्शन है, उत्पादन या उपलब्धता है, मिलना बाज़ार में हर समय साल भर मिले, उसकी प्रॉब्लम है। लोगों के पास अगर है भी तो इतना महंगा है कि अभी जो नया NSSO का बजट आया है, उसके अनुसार एक औसत भारतीय परिवार के कुल खर्चे का 40% या उससे भी ज़्यादा, गाँव में उससे भी ज़्यादा जो है भोजन पे खर्च होता है, जो अभी का उनका भोजन है, जिसमें कि गेहूँ चावल का और आलू का बोलबाला है। अगर उसे फल सब्जियां कर दी जाए तो 3/4 भारतीय जो है अफोर्ड नहीं कर, जो डाइट हमारे न्यूट्रिशनिस्ट कह रहे हैं कि खाना चाहिए या नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग बोर्ड का, 3/4 भारतीय, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो खरीदे। वो खरीदेगा तो बाकी चीज़ों के लिए पैसे नहीं बचेंगे। तो अफोर्डेबिलिटी जिसको कहते हैं, क्या आप उसको वहन कर सकते हैं उसका खर्च, वो एक समस्या। एक आखिरी समस्या जो और बढ़ रही है, पहले भी थी, वो है कि जिसके पास पैसे हैं भी, उसका खर्च जो है बाहर खाना खाना है और पैकेज्ड फूड, बिस्किट जिसमें बहुत चीनी है, मैदे से बनी चीज़ें, चीनी से बनी चीज़ें जिनमें बहुत ज़्यादा नमक, बहुत ज़्यादा तेल, बहुत ज़्यादा चीनी है, जिनमें कैलोरी बहुत है, वो कैलोरी डेंस है, कैलोरी सघन है और न्यूट्रिशन के रूप, जैसे कोको कोला आप पी रहे हैं, ठीक है, वो एक ब्रांड है, लेकिन किसी भी ब्रांड का लेंगे, या जूसेज आप पी रहे हैं, फलों के जूस जो पी रहे हैं, उनमें वो महंगे भी हैं और उनमें कैलोरी है, चीनी है, जो चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, उनमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू उतना नहीं, ठीक है। तो उसका बढ़ता जाना है ना, और वो एडवर्टीजमेंट में है। आप किसी पान की दुकान पे जाके फ़ोटो लें तो वही है, राशन की दुकान पे जाएं, सब्जी की दुकान पे जाएं, वो हर तरफ है। बड़े बड़े लोग हमारे, जिनको कि हम अपना रोल मॉडल मानते हैं, वो उसको प्रमोट कर रहे हैं, वो उसका प्रचार कर रहे हैं। तो उसकी वजह से ये भी हो रहा है कि जो सीमित बजट है, उसका एक हिस्सा अब उन चीज़ों पे जा रहा है जहाँ जाना नहीं चाहिए, है ना। तो ये मिला जुला के चारों समस्याएं, उपलब्धता की, आप खर्च वहन कर सकते हैं उसकी कि नहीं, तीसरा आपका ध्यान दूसरी तरफ जा रहा है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है कई लोगों से, और चौथा कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सिस्टम है, ये चारों चीज़ें मिलजुल के जो है करनी। सर, जैसे आपने बात करी कि लोग सुगरी ड्रिंक से या सॉल्टी खाना अधिक खा रहे हैं, एक सवाल ये उठता है, लेकिन आजकल हर आदमी को प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि आप डाइट सप्लीमेंट लीजिए ताकि आपकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो खाने में पूर्ति हो जाए। मिलेट्स का बड़ा नाम आ रहा है आजकल, लोग मल्टीग्रेन की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ये जो कुछ चीज़ें हैं, ये आपकी डाइट की जो ये कमी हो रही है पोषक तत्वों की, इसको पूर्ति करने के लिए पर्याप्त हैं, या फिर जैसे ऑर्गेनिक फूड की बात करी जा रही है, ऑर्गेनिक फूड का मामला, एक आम आदमी जो वंचित वर्ग बात करें, यानी ना मध्यम वर्ग की बात करें या मध्यम वर्ग की बात करें, उसको अपने खाने की आपूर्ति, मतलब में निःशुद्ध पोषक तत्व हो, न्यूट्रिशन हो, उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? अभी नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग बोर्ड का रिकमेंडेशन भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स, जो खासकर लड़के जब बॉडी बिल्ड कर रहे होते हैं, काफ़ी लेते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, सावधान रहना चाहिए उसका।
बेस्ट जो पोषक तत्वों का बेस्ट स्रोत जो है, सर्वश्रेष्ठ स्रोत भोजन है, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, भोजन जो हमारे किसान उगाते हैं। और उसमें मेन चीज़ जो ज़रूरत है कि आपकी थाली जो हो वो रंगीन हो, इंद्रधनुषी हो, 4-5 रंग की हो। आप हर डाइट में या कम से कम हर दिन जो है हरी सब्जियां खाएं, अगर फल हैं तो कुछ फल भी खाएं। आप पॉलिश राइस ना खाएं, जो पॉलिश किया हुआ चावल है, पॉलिश दाल ना खाएं, जो खरा दाल है, खरा चावल है जो अनपॉलिश्ड है उसका कंज्यूम करें। ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। हमको नहीं लगता है कि अलग से सप्लीमेंट करने की इतनी आवश्यकता है। हम मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हैं तो तकनीकी ज्ञान आपको नहीं दे सकते या सलाह इस पर नहीं दे सकते, लेकिन खाने में वैविध्य हो, विविध खाना बेहतर खाना है। हाँ, ये सबसे ज़रूरी है। और उसमें ज़रूरी नहीं कि महंगा वाला आइटम ही खाएं। कई न्यूट्रिशियस जो पोषक तत्व हैं जो आपके आंवले में भी हैं, जो उतना महंगा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आपकी जो है सब्जियां हैं तो आलू सबसे सस्ता पड़ता है इसलिए उसका कंजम्पशन ज़्यादा है, और कई हरी सब्जियां हैं जो हमारे थाली से ख़त्म होती जा रही है। अगर उनको भी हम खा सकें तो अच्छा होगा। ऑर्गेनिक की जहाँ तक बात है, मैंने कोई ऐसा एविडेंस नहीं देखा है कि ऑर्गेनिक जो है न्यूट्रिशनली बेटर है। इसमें ये हो सकता है कि उसमें वो ख़राब चीज़ें ना हो, पेस्टिसाइड या दूसरी चीज़ें जिनका नेगेटिव असर, जिनका हानिकारक हो सकता है। लेकिन ऑर्गेनिक खाने में कोई पोषक तत्व जैसे आयरन, जिंक या कोई भी चीज़ जिसकी कमी है वो ज़्यादा हो, ऐसे मैंने कहीं देखा नहीं है। उस लिहाज से उसकी ज़रूरत नहीं है, उसका दूसरा रोल है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो चाहिए, जो कि वंचित वर्ग के लिए है, तो एक चीज़ हम सोच सकते हैं कि अभी हम राशन की दुकान से गेहूं और चावल दे रहे हैं, क्या दूसरी चीज़ें दी जा सकती हैं या नगद दिया जा सकता है, साथ साथ इस जानकारी, इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन के साथ कि इस नगद का इस्तेमाल आप ये चीज़ें या इस तरह के फूड ग्रुप को आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि आम खाओ या लीची खाओ। आप एक ग्रुप बता सकते हैं कि फलों का उपभोग करो, सब्जी, हरी सब्जियां खाओ, पत्तेदार सब्जियां खाओ, या अंडा खाओ, दूध खाओ, ये सब चीज़। तीसरा जो भारत में हम कर रहे हैं और बढ़ा सकते हैं वो है मिड डे मील स्कीम। इसमें कि करोड़ों बच्चों को स्कूल में भोजन मिलता है, सरकारी स्कूल में जाने वालों को, उसको और पोषक बनाने की या आंगनवाड़ी में और पोषक बनाने की, जहाँ पर सरकार योगदान कर सकती है अगर वंचित वर्ग जो है वो खुद उस पर खर्च नहीं कर सकता या उसके पास पैसे। सर, एक लास्ट सवाल है कि क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट न्यूट्रिशन में पड़ रहा है और पड़ रहा है, तो इससे बचने के उपाय क्या हैं? आम आदमी की भूमिका इसमें कैसी हो सकती है और कैसे वो अपने आप को इससे बचाव के साधन अपना सकता है? क्लाइमेट चेंज के असर जो है वो अभी भी हम पे खुल रहे हैं। एक असर तो सिंपल है, आज सुबह के न्यूज़ में था कि मौसम की वजह से हिमाचल में सेब जो उगा है, पहले तो उसकी क्वालिटी गिर गई है, दूसरा वो बाजार पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज से सड़क कट जा रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, ये वो हो रहा है। तो एक तो तत्काल प्रभाव है कि भाई आपने कुछ उगा रखा है वो बाजार तक पहुंचा नहीं, या ओले पड़ गए, हो गया। तीसरी चीज़ ये कि जैसे गर्मी विभत्स पड़ी इस बार दिल्ली में या पूरे उत्तर भारत में, गर्मी भी थी, उमस भी थी, गायों का दूध का उत्पादन कम हो गया, ठीक है। तो उत्पादन में दिक्कत होती है। ये भी रिसर्च ये भी कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो आप उगा रहे हैं उसकी पोषकता, उसमें जितना जो पोषक तत्व है उसमें भी कमी आ जा रही है, उस पर भी असर हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज का तो सर्वव्यापी असर है, वो हर चीज़ को असर कर रहा है और अभी हम समझ ही नहीं कि क्या क्या उसके असरात हैं। और जैसे जैसे बढ़ेगा, अभी तो समस्या बढ़ रही है क्योंकि हमने कम करना शुरू नहीं किया है जो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी चीज़ों का उत्सर्जन, तो और भी असर होगा। आम नागरिक क्या कर सकता है क्लाइमेट चेंज पे? एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। क्लाइमेट चेंज इसीलिए एक कठिन समस्या है कि पूरी दुनिया को मिलकर काम करना है। हम सबको अपनी तरफ से कुछ कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसमें भोजन की क्वालिटी इंप्रूव करने में एक व्यक्ति कुछ खास कर नहीं सकता। हम अपने तय यही कर सकते हैं कि जो हमारा फूड बजट है जो भी है उसमें बेस्ट चॉइसेस हम करें, जो ज़्यादा पोषक तत्व हैं उसकी तरफ जाएं।